वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम चर्चा करेंगे इस पाठ के दूसरे महत्वपूर्ण भाग पर, जिसमें चर्चा की गई है प्रकाश के दूसरे महत्वपूर्ण गुण यानी प्रकाश के अपवर्तन पर। पहले हमने चर्चा की थी प्रकाश के परावर्तन पर। परावर्तन को हम बोलते हैं रिफ्लैक्शन। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन पर, यानी अपवर्तन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। दोनों में मामूली सा अंतर है, ठीक है। अब प्रकाश का परावर्तन तो हम समझ चुके हैं, लेकिन प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? व्हाट इज रिफ्रैक्शन? क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? देखिए, अपवर्तन को समझने से पहले हमें थोड़ा सा ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि प्रकाश की चाल जो होती है, हमने पढ़ा है कि प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में चलता है। अगर किसी माध्यम में ये चल रहा है तो सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। लेकिन अगर ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो भी क्या ये सरल रेखा में, सीधी रेखा में गमन करता है? सवाल यहां पर उठता है, ठीक है। प्रकाश सरल रेखा में गमन तो करता है, लेकिन कब तक करता है? जब तक कि वो किसी एक ही माध्यम में ट्रेवल कर रहा है, तब तक वो किसी एक ही माध्यम में गमन कर रहा है। अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर गमन करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो जो दोनों का टचिंग पॉइंट होता है, जहां पर कि दोनों माध्यम अलग अलग होते हैं, उस बिंदु पर क्योंकि अगले माध्यम में, जिस भी माध्यम में वो जा रही है, जैसे इस चित्र को हम देखें तो इसमें माध्यम 1 है। माध्यम 1 से मीडियम 2 के अंदर प्रकाश की एक जो किरण है ये आ रही है। तो जब तक ये इसी माध्यम में है तब तक तो बिल्कुल सीधी आएगी, लेकिन जैसे ही इस माध्यम से ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करने का प्रयास करेगी, तो क्योंकि दूसरे माध्यम की प्रकृति अलग किस्म की होती है, इसलिए उसमें प्रकाश की चाल बदल जाती है।
लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट की जो चाल होती है, वो बदल जाती है। चाल के बदलने के कारण क्या होता है, ये जो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन कर रही थी, वो थोड़ी सी विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब हमारा ये है कि विचलित का मतलब क्या है, विचलित के हमारे दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये है कि ये अविलंब से, ये जो अविलंब खींचा हुआ है, देखिए ये जो है, ये अविलंब खींचा हुआ है। इस बिंदु पे अविलंब मतलब 90 डिग्री का कोण बना रखा है हमने, ठीक है। होता क्या है कि जब ये प्रकाश की किरण आती है तो ये दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये अविलंब से दूर हट सकती है, यानी यूं होती हुई निकल सकती है, या ये जो अविलंब है इसके पास की ओर पास होते हुए निकल सकती है। दो पोजीशन हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि कब तो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटेगी और कब प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकेगी या अविलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। अविलंब से या तो वो दूर हट सकती है और या फिर अविलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। सवाल हमारा क्या उठता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अपना जो पथ होता है, जो उसका रास्ता होता है, जो सीधी रेखा में गमन करना चाहिए, उससे कुछ विचलित हो जाती है। इस विचलन को, इस घटना को, यानी प्रकाश की किरण के अपने रास्ते से विचलित हो जाने की जो घटना है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन या रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब अपवर्तन तो हमने समझ लिया कि जब भी प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रवेश बिंदु पर, जो भी प्रवेश बिंदु होता है, उस बिंदु पर वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, और इस विचलित होने वाली जो घटना है उसको हम अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर अभी हमने चर्चा की थी कि ये विचलन दो तरह से हो सकता है। इस तरह से कि ये विचलन दो तरह से ऐसे हो सकता है कि या तो प्रकाश की किरण, ये जो देखिए ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण है, और ये प्रकाश की किरण इधर पहले माध्यम में चल करके दूसरे माध्यम में आ रही है। तो ये जो प्रारंभिक बिंदु है, जहाँ पे प्रवेश बिंदु जिसको हम कह रहे हैं, इस प्रवेश बिंदु पे हमने एक अभिलंब बना लिया, यानी 90 डिग्री का कोण बना लिया तल के ऊपर। तो ये प्रकाश की किरण जो है या तो अभिलंब से दूर हट सकती है या अभिलंब की ओर झुक सकती है। ये अभिलंब था हमारा, इसकी ओर या तो ये वाली किरण झुक गई और ये वाली दूर हट गई, दो कंडीशन हो सकती है। अब सवाल हमारा ये था कि अभिलंब की ओर कब तो ये झुकेगी और कब ये दूर हटेगी, ठीक है। इस बात पर चर्चा करने से पहले हमें दो शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, दो टर्म हम बताएंगे। एक है सघन माध्यम, डेंसर, सघन, डेंसर मीडियम, सघन माध्यम, और दूसरा है विरल माध्यम, रेयरर माध्यम, रेयरर मीडियम। सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। देखिए, सघन को हम बोलते हैं प्रकाशिक सघन माध्यम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और विरल माध्यम को हम कहते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम, यानी प्रकाशिक विरल माध्यम, ठीक है। सघन को हम क्या कह देते हैं, सघन को तो हम कह देते हैं प्रकाशिक सघन माध्यम, डेंसर मीडियम, और इसी तरह से विरल माध्यम को हम कहते हैं प्रकाशिक विरल माध्यम। अब सघन माध्यम और विरल माध्यम का मतलब क्या है, देखिए, यहां पर हम एक
और टर्म की बात करेंगे, एक और टर्म की बात करेंगे जिसकी बाद में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम उस टर्म का नाम बता दें। वो टर्म है अपवर्तनांक। वो शब्द है अपवर्तनांक। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसे हम सघन कहते हैं, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसे हम विरल कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अपवर्तनांक की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लें कि जिस भी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उस माध्यम को हम सघन कहते हैं, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक को अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता है उस माध्यम को हम कहते हैं सघन माध्यम या डेंसर मीडियम, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उस माध्यम को हम कहते हैं विरल माध्यम या रेयरर मीडियम। ठीक। अब जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, जैसे मान लीजिए ये प्रकाश की किरण आ रही है, नीचे ये मीडियम 2 है और ऊपर माध्यम 1। माध्यम 1 जो है ये विरल है, विरल यानी इसका अपवर्तनांक कम, और माध्यम 2 जो है ये सघन है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, देखिए यार इस बिंदु पर ये प्रवेश बिंदु है दोनों का, इससे पहले हम एक अविलंब बना देते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बना देते हैं इस बिंदु के ऊपर। इस हिसाब से, इस तल के हिसाब से, ये जो तल है इसके हिसाब से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये अविलंब है। ठीक है। तो जब प्रकाश की जो किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रवेश बिंदु जो है यहां से क्या होती है, अविलंब की ओर सघन में आ रही है। जैसे हम बलवान के आगे झुक जाते हैं, ज्यादा भीड़ आती है तो झुक जाते हैं, तो उस तरह से सघन माध्यम में यानी अपवर्तनांक अधिक होने पर क्या होता है, अविलंब की ओर झुक जाती है। इसको जाना था कैसे, सीधा जाना था अगर हम इसके सीधे हम इस बात से बात करें, अगर ये एक ही माध्यम होता, प्रकाश की जो किरण है वो सरल रेखा में गमन करती, सीधी रेखा में गमन करती, तो इसको जाना इधर था, लेकिन इस बिंदु से ये अविलंब की ओर झुक गई। तब झुकी है जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में पहुंची। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, जैसे हम शक्तिशाली के आगे झुकते हैं। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम उल्टा देखें, देखिए इसी चित्र को उल्टा देखें कि प्रकाश किरण मान लीजिए ये वाली, तो प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में उल्टी दिशा में जैसे जा रही है मान लीजिए, तो ये अविलंब से दूर हट रही है, जब ये अविलंब है इससे दूर हट रही है। ठीक है। तो ये बातें ध्यान रहेंगी हमें। देखिए सघन और विरल का अर्थ बताया हमने। सघन और विरल का अर्थ ये है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसे सघन माध्यम कहा जाता है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसे विरल माध्यम। ठीक है। दूसरी बात हमने कही कि जो सघन माध्यम है, अगर प्रकाश की किरण जो है अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो वो अविलंब की ओर झुकती है। ठीक है। कब, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो प्रकाश की किरण क्या करती है, अविलंब की ओर झुकती है, जैसा कि अभी हमने डायग्राम बनाया। ठीक है। लेकिन अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से और विरल में आती है तो क्या होता है, ये प्रकाश किरण है सघन से विरल में आ रही है, ये अविलंब है हमारा,
तो यह अविलंब से दूर हटती निकल जाना, इसको इधर था, अविलंब हमारा यहाँ रह गया, अविलंब से ये दूर हट गया। ठीक है, ये बात ध्यान रही। अच्छा, यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि सघन माध्यम और विरल माध्यम जो इसके अंदर जो हमारा द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान से इनका आपस में कोई सटीक रिलेशन नहीं है। सघन ऐसा नहीं है कि अगर कोई माध्यम सघन होगा तो उसका द्रव्यमान, जैसे मान लीजिए हम पानी के केरोसिन की बात करें, पानी और केरोसिन, केरोसिन ज्यादा सघन माध्यम, केरोसिन जो है ज्यादा सघन माध्यम है क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज्यादा है। ठीक है, पानी का अपवर्तनांक कम होता है, इसलिए ये थोड़ा विरल माध्यम। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझाना ये चाह रहे हैं कि केरोसिन का वजन, केरोसिन वैसे तो सघन माध्यम है, पानी से ज्यादा सघन है, लेकिन केरोसिन का वजन जो है, द्रव्यमान जो है, वो भी पानी से ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ हम बता दें केरोसिन का वजन पानी से कम होता है। ठीक है, यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सघन और विरल माध्यम होने में और उनके द्रव्यमान में, पदार्थों के द्रव्यमान में आपस में कोई संबंध नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि जो माध्यम किसी अन्य माध्यम से अधिक सघन है उसका द्रव्यमान उससे कम। समझ में आ गया ना? ठीक है, अब हम अपवर्तन का अर्थ समझ चुके हैं। अपवर्तन का अर्थ क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रवेश बिंदु पर वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। अपने पथ का मतलब है कि वैसे पथ का मतलब ये हुआ कि प्रकाश की किरण सरल रेखा में चलनी चाहिए, सीधी रेखा में, जिस पथ पे आ रही है उसी में सीधा आगे निकल जानी चाहिए। लेकिन जब वह प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन आ जाता है। इस वजह से क्या होता है, वो प्रवेश बिंदु पर अपने पथ से विचलित हो जाती है और इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इस अपवर्तन में विचलन हमने बताया दो प्रकार से होता है। जब सघन से विरल में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तब तो वह अविलंब से दूर हटती है। जैसे कम भीड़ हो तो हम आराम से दूर दूर होकर के निकल सकते हैं। ठीक है, और अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, यहां हमने सघन और विरल का अर्थ भी आपको बता दिया कि सघन का मतलब क्या होता है, ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक हो उसे कहते हैं सघन माध्यम, और ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम हो उसे हम कहते हैं विरल माध्यम। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी प्रकाश के अपवर्तन। अब हम चर्चा करेंगे कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन पर, कि अगर हम एक कांच का आयताकार स्लैब लें, स्लैब का मतलब पट्टी, कांच की एक मोटी पट्टी लें आयताकार, रेक्टेंगुलर, तो उससे अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन जो है किस प्रकार से होता है। देखिए, हमने कांच की एक आयताकार पट्टी ली और इसके ऊपर एक प्रकाश की किरण आपतित की यानी डाली, इसको हम बोलते हैं आपतन, आपतित किरण, आपतित किरण, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण। प्रकाश की किरण हमने डाली, ये माध्यम ऊपर वाला माध्यम एक है, ऊपर हवा है, उसको मीडियम 1 बोल रहे हैं हम। नीचे ग्लास आ गया, कांच आ गया, यानी इसको मीडियम 2 बोल दिया। फिर वापस से मीडियम 1 आ गया, एयर आ गई तो मीडियम 1 आ गई। ठीक है, तो कांच स्लैब में क्या हो रहा है, सबसे पहले प्रकाश की किरण मीडियम 1 से यानी हवा से मीडियम 2 में यानी ग्लास के अंदर यानी कांच के अंदर आ रही है।
ठीक है। ये जो बिंदु है प्रवेश बिंदु, यहां पर हमने एक अविलंब खींच दिया है, यानी 90 डिग्री का एक कोण बना दिया है, या इसको कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर एक रेखा हमने खींच दी। ठीक ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें अगली स्टेप की, यहाँ पर यहाँ क्या हो रहा है, देखिए ये आपतित किरण बन गई, और यहाँ पर ये बिंदु है बाहर का निर्गत बिंदु, जहाँ से बाहर निकलेगी किरण, और ये है निर्गत किरण। इसको बोलते हैं हम निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, निर्गत किरण या इमर्जेंट रे। ठीक है। बीच में जो किरण ये बैंड हुआ है, ये आपतित किरण थी, और ये अपवर्तित किरण हो गई। ये कौन सी किरण हो गई इस केस में? यहाँ अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है। यहां पर भी हमने ये जो निर्गत बिंदु था, यहां पर एक अभिलंब खींच रखा है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रखा है, या फिर ऊर्ध्वाधर एक रेखा खींच रखी है, इसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक है। अब समझने वाली बात इसमें यह है कि जब कांच की आयताकार स्लैब में हवा से, हवा वाले माध्यम से, एयर से, मीडियम 1 से कोई प्रकाश की किरण मीडियम 2 की ओर आती है, यानी ग्लास की तरफ जब आती है, तो जो प्रवेश बिंदु होता है, इस प्रवेश बिंदु पर वो कुछ बैंड हो जाती है, यानी अविलंब की ओर झुक जाती है। झुकती क्यों है? क्योंकि हवा जो है ये विरल माध्यम है, यानी इसका अपवर्तनांक कम होता है, और नीचे जो दे रखा है दूसरा जो माध्यम मीडियम 2 दे रखा है, गिलास जो है वो है सघन माध्यम, डेंसर मीडियम, सघन माध्यम, इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो वो अविलंब की ओर झुकती है, हम जानते हैं। ठीक है। तो ये अविलंब की ओर झुक गई है। झुकने के बाद में ये जो अपवर्तित किरण गई, सीधी सीधी वापस से सीधी रेखा में गमन करने लग जाएगी। कब तक गमन करेगी? जब तक कि वो निर्गत बिंदु पे नहीं पहुंच जाए। अब ये निर्गत बिंदु जो है, इमर्जेंट पॉइंट जो है, इस पॉइंट से ये वापस से एयर के अंदर आ रही है, हवा के अंदर आ रही है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कांच का सघन माध्यम है और नीचे हवा का विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब आती है, तो प्रकाश की किरण क्या होती है, ये अविलंब है, अविलंब से दूर हट जाती है। देखिए दूर हट रही है। ठीक। अब समझने वाली बात इसमें यह है कि अगर ये जो प्रकाश की किरण आ रही है हवा से और ग्लास के अंदर, अगर इस ग्लास में नहीं आकर के सीधी रेखा में ही गमन करती रहती, तो क्या होता, इस तरह से एक डॉट्स वाली लाइन बन जाती। ठीक है। यानी ये जो आपतित किरण है और ये जो निर्गत किरण है, जो जिसको लाल रंग की जो दिख रही है निर्गत किरण, ये वाली आपतित किरण और निर्गत किरण, ये दोनों क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं। अगर आपतित किरण को यहाँ पे हम ए लिख दें, और ठीक है, और यहाँ पे इसको बी लिख दें, और इसको हम सी लिख दें, और इसको डी लिख दें, तो हम कह सकते हैं ए बी आपतित किरण समानांतर होती है किसके, सी डी के, निर्गत किरण समांतर। ठीक है। दूसरी बात समझने वाली ये है कि ये जो कोण होते हैं, देखिए ये जो कोण है आई, कोण आई, I1, और ये जो कोण है, जो आपतन कोण जिसको हम कह सकते हैं, आपतित किरण है या विलंब से कोण बना रही है, तो ये आपतन कोण है। क्या बोलते हैं इसको, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण हो गई। और ये जो है अविलंब और ये जो निर्गत किरण बना रही है, इसको हम कहते हैं निर्गत कोण, इमर्जेंट एंगल ऑफ इमर्जेंट, निर्गत, निर्गत कोण। आपतन कोण और ये जो निर्गत कोण है, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको I1 मान लें और इसको I2 मान लें, तो I1 इक्वल टू I2, I1
इक्वल टू आई। ठीक है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये कि ये जो परावर्तन, ये अपवर्तन का जो कोण है, अपवर्तित किरण जो इससे वो बना रही है, अपवर्तित किरण भी इससे कोण बना रही है, यानी आर से देखिए कोण बना रहा है अभिलंब, और इधर भी ये जो है ये भी एक कोण बना रहा है। तो ये R1 और ये R2, इसको R1 मान लें और इसको R2 मान लें, तो ये भी बराबर होते हैं आपस में। ठीक है। समझने वाली बात इसमें जो ये है कि जब हम आयताकार स्लैब से अपवर्तन की बात करते हैं, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन की बात करते हैं, तो एक बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि आपतित किरण जो होती है और जो निर्गत किरण होती है, इंसिडेंट रे होती है और जो इमर्जेंट रे होती है, ये आपस में पैरेलल होती है, समांतर। ठीक है। दूसरी बात हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो आपतन कोण होता है और जो निर्गत कोण होता है, ये भी बराबर होता है। ठीक है। यहाँ पर हमारे को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, यानी हवा से पानी, गैस के इसके अंदर, ग्लास के अंदर आ रही है, तब तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, डेंसर से और रेयरर में जाती है, तो वो अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन की। इसी के आधार पर अपवर्तन के कुछ नियम दिए गए हैं। दो खास नियम है। अपवर्तन के नियम कौन से हैं, आइए देखते हैं। अपवर्तन के नियम, परावर्तन के समान ही अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, रिफ्रैक्शन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, ये मान लीजिए ये सघन माध्यम था ऊपर वाला, नीचे विरल माध्यम है, मीडियम जो है, प्रकाश की किरण सघन से विरल में आ रही है, तो ये देखिए अविलंब से दूर हट रही है। ठीक है। तो यहाँ हमारा का जो सवाल अपवर्तन का पहला नियम बनाया गया है, वो क्या दिया गया है कि ये जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण, ठीक है, और अपवर्तित किरण ये है अपवर्तित किरण। आपतित किरण ये वाली, अपवर्तित किरण ये वाली, और अविलंब ये वाला, ये तीनों एक ही तल पे होते हैं। देखिए इसी तल पर मौजूद है, एक ही तल पर। तो अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अवलंब, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये अविलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है। अब अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? देखिए दूसरा नियम ये कहता है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण के साइन का मान और अपवर्तन कोण के साइन का मान, यानी आपतन कोण कौन सा हुआ, ये अविलंब से ये जो आपतित किरण जो कोण बना रही है ये वाला, इसके आई का मान, और अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण कौन सा हुआ, ये अविलंब से जो बना रहा है ये वाला, इसके आर का मान, जो आर का मान जो है, कोण का जो मान है वो स्थिर होता है, एक स्थिरांक होता है। ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण के साइन का मान, आपतन कोण के साइन का मान और अपवर्तन कोण के साइन का मान एक स्थिरांक होता है, जिसको हम कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है? आपतन कोण के साइन का मान यानी साइन आई, साइन आई और साइन
आर, इनका अनुपात एक स्थिरांक होता है, इक्वल्स टू म्यू, इसको बोलते हैं म्यू। एक स्थिरांक होता है, इसको बोलते हैं म्यू। ठीक है। और ये जो नियम है, इस नियम को हम बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। ये स्नेल का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि यदि हम किसी पर्टिकुलर रंग की बात करें और एक निश्चित माध्यम की बात करें, तो आपतन कोण जो होता है, ये जो आपतन कोण के साइन का मान है और अपवर्तन कोण के साइन का मान है, वो एक स्थिरांक होता है जिसको कि म्यू कहते हैं। इस स्थिरांक को क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष अपवर्तनांक? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के प्रति सापेक्ष अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको वैसे बोलते हैं म्यू। एन की जैसे लिखते हैं, इसको उच्चारण में हम बोलते हैं म्यू। जब भी हम अपवर्तनांक की बात करते हैं, तो जैसे हमें पानी का अपवर्तनांक लिखना है, तो हम किस तरह से लिखते हैं? एन करके, और पानी का बोल रहे हैं तो वाटर का डब्ल्यू लगा देते हैं। ये पानी के अपवर्तनांक को प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरह से अगर हम करें कि मान लीजिए हम ग्लास की बात करें, तो ये अपवर्तनांक यहाँ पे हम जी लिख देते हैं, ये ग्लास का अपवर्तनांक बता रहा है। ठीक है। अपवर्तनांक पर हम चर्चा थोड़ी सी आगे करेंगे, विस्तार चर्चा करेंगे। ठीक है। यहाँ पर सवाल ये था कि अपवर्तन के जो नियम है वो कितने हैं? वो नियम थे हमारे दो। पहला नियम ये था कि आपतन किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम, जिसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, वो क्या कहता है कि उसका मतलब ये है कि अगर किसी निश्चित रंग और किसी निश्चित माध्यमों के युग्म की हम बात करें, जैसे एक तरफ पानी और नीचे हम मान लीजिए हवा ले लेते हैं, इनका निश्चित रंग है और निश्चित माध्यम है, इनकी अगर हम बात करें, इनके युग्म की बात करें, तो आपतन कोण के साइन का मान और अपवर्तन कोण के साइन का जो का अनुपात है, ये स्थिर एक स्थिरांक होता है जिसको हम म्यू कहते हैं। इस स्थिरांक को हम दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कह देते हैं, जिसको हम म्यू से प्रकट करते हैं। ठीक है। यानी दूसरा नियम को ये पूछा, दूसरा नियम क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू। ये हमारा दूसरा नियम। ठीक है, याद रहेगा। अब हम बात करेंगे अपवर्तनांक पर। किस पर? अपवर्तनांक पर। अपवर्तनांक को अंग्रेजी में हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सवाल उठता है कि अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये होता क्या है? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज अपवर्तनांक? अपवर्तनांक होता क्या है? ठीक है। देखिए, अपवर्तनांक को हम समझें, इससे पहले थोड़ी सी हम बात करें प्रकाश की चाल पर। किस पर? प्रकाश की चाल पर, यानी स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड पर हम बात करें। ठीक है। लाइट की स्पीड के बारे में हम आपको बता दें कि लाइट की जो स्पीड है, प्रकाश की जो चाल है, ये हर माध्यम में अलग अलग होती है। प्रत्येक माध्यम में अलग अलग होती है। प्रत्येक माध्यम में अलग होती है। ठीक है। प्रकाश की जो चाल होती है प्रत्येक माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक है। अब अगर हम प्रकाश की चाल की बात करें, तो हम आपको बता दें कि प्रकाश की जो चाल होती है, सबसे ज्यादा प्रकाश की जो चाल होती है, वो किसमें पाई जाती है? वो निर्वात में पाई जाती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल अगर हम किसी माध्यम में देखें, तो निर्वात में यानी वैक्यूम के अंदर जो होती है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है।
तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, ये तो ठीक है, लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल होती आखिर कितनी है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। यदि हम हवा में प्रकाश की चाल की बात करें, तो हवा में जो प्रकाश की चाल होती है वो लगभग निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर ही होती है, मामूली सी कम होती है। हम उसको बराबर मान सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो मामूली सी कम होती है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम कांच में और पानी में प्रकाश की चाल की बात करें, कांच या पानी में, तो इनमें प्रकाश की चाल निर्वात और हवा से भी कम पाई जाती है। ठीक है। तो हम इस बात को समझ चुके हैं कि प्रत्येक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ठीक है। अगर हम दो माध्यम लें, मान लीजिए हम दो माध्यम लें, मीडियम 1 और मीडियम 2। जो मीडियम 1 है, मान लीजिए मीडियम 1 में प्रकाश की जो चाल है वो है V1, और मीडियम 2 में जो प्रकाश की चाल है वो मान लीजिए है V2। ठीक है। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो एक स्थिरांक होता है। यानी मीडियम 1 में प्रकाश की चाल यानी V1 और मीडियम 2 में प्रकाश की चाल यानी V2, ये जो अनुपात होता है ये एक स्थिरांक होता है जिसको हम बोलते हैं म्यू। इस स्थिरांक को क्या बोलते हैं? म्यू। और ये जो स्थिरांक होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। इसको लिखते किस तरह से हैं? म्यू को यहां पर किस तरह से लिखेंगे? अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? तो अपवर्तनांक नीचे वाला, नीचे जो माध्यम है यानी माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। ठीक है। उदाहरण के तौर पे एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मीडियम 1 जो है वो है आपका कांच मान लेते हैं यानी ग्लास, जी ग्लास। ठीक है। और मीडियम 2 जो है वो है पानी यानी वाटर। ठीक है। अब मान लीजिए कांच में प्रकाश की जो चाल है यानी ग्लास में जो प्रकाश की चाल है वो V1 है, और पानी में जो प्रकाश की चाल है वो V2 है। तो इन दोनों की चालों का जो अनुपात है यानी V1/V2, यानी पानी में प्रकाश की जो चाल है वो क्या कहलाएगा? एक स्थिरांक। किस तरह से कहलाएगी? इसको हम लिखेंगे किस तरह से? नीचे वाला क्या है? पानी है, यहाँ पे हम वाटर का W लगाएंगे, यानी पानी का अपवर्तनांक है ये किसके सापेक्ष? पानी का अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। कांच यानी ग्लास, जिसका अपवर्तनांक होता है उसको हम पहले लिखते हैं, यानी नीचे वाला जो होता है उसको हम पहले लिखते हैं, और जिसके सापेक्ष होता है उसको हम बाद में लिखते हैं, ग्लास के सापेक्ष। इस तरह से हम इसको दर्ज करते हैं। तो अपवर्तनांक क्या हुआ? अपवर्तनांक हुआ कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों का अनुपात एक स्थिरांक होता है, और इस स्थिरांक को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है। अब यदि इन दोनों माध्यमों में से एक माध्यम, अगर माध्यम 1 जो है, पहले वाला जो माध्यम है माध्यम 1, निर्वात या वायु हो, तो इस अपवर्तनांक को हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक।
क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। आया समझ? अपवर्तनांक समझ में आया कि नहीं आया? अपवर्तनांक का मतलब है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, इन दोनों का अनुपात एक स्थिरांक होता है और इस स्थिरांक को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं और इसको म्यू से प्रकट करते हैं। और म्यू में लिखते किस तरह से हैं? माध्यम 2 जो नीचे वाला माध्यम होता है उसको लिखते हैं पहले और फिर लिखते हैं दूसरे माध्यम को, यानी म्यू। म्यू किसका है? वाटर का ग्लास के प्रति। यहाँ पर अगर हम बात करें तो म्यू कौन किसका है? दूसरे माध्यम का पहले के प्रति। अपवर्तनांक किसका है? दूसरे माध्यम का पहले के प्रति। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि जो अपवर्तनांक होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये चाल के व्यक्त-क्रमानुपाती होता है। यानी अगर हम अपवर्तनांक की बात करें, अपवर्तनांक, और प्रकाश की चाल की बात करें, प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल और ये व्यक्त-क्रमानुपाती होते हैं, यानी 1 प्रकाश की चाल। यानी मतलब ये हुआ, व्यक्त-क्रमानुपाती होने का मतलब ये हुआ कि अगर हम अपवर्तनांक ज्यादा लें, ऐसा माध्यम लें जिसका अपवर्तनांक ज्यादा हो, तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है। अगर अपवर्तनांक कम है तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। उल्टा होता है जस्ट। ठीक है, अपवर्तनांक अगर ज्यादा होगा तो प्रकाश की चाल होगी कम, और अगर अपवर्तनांक कम होगा तो प्रकाश की चाल होगी अधिक। यहाँ पर हम रिकॉल कर लें कि हमने सघन माध्यम और विरल माध्यम, दो माध्यमों की बात की थी, और सघन माध्यम में हमने कहा था कि सघन माध्यम वे माध्यम है जिनका अपवर्तनांक अधिक होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक अधिक। ठीक है, और अपवर्तनांक अधिक होने के कारण ही सघन माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। इसी तरह से विरल माध्यम में हमने कहा था कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक होता है कम। तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, इसका मतलब विरल माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वो अधिक होती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया? अपवर्तनांक में और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? जस्ट उल्टा संबंध है। अगर अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है, और अगर अपवर्तनांक अधिक होगा तो कम हो जाती है, और कम होगा तो अधिक हो जाती है। ठीक, याद रहेगा ये। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के कुछ अपवर्तनांक की एक सूची देखते हैं। अगर हम विभिन्न माध्यमों के अपवर्तनांकों की सूची की बात करें, तो ये जो सूची हमें दी गई है, इसमें देखिए दे रखा है वायु का जो अपवर्तनांक है वो 1.0003, बर्फ का जो अपवर्तनांक है 1.31, जल का जो अपवर्तनांक है, पानी का जो अपवर्तनांक है, ये इंपॉर्टेंट है, 1.33, एल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, और क्वार्ट्ज का 1.46, तारकिन के तेल का ये 1.47, बेंजीन का 1.50, क्राउन कांच का 1.52, कनाडा बाल्सम का 1.53, खनिज नमक का 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63, सघन कांच का जो फिलामेंट होता है उसका 1.65, रूबी या माणिक्य का 1.71, नीलम का 1.77 और हीरे का 2.42 होता है। इस सारणी को अगर हम गौर से देखें तो हमें मालूम चलेगा कि सबसे कम जो अपवर्तनांक है वो किसका है? वो है वायु। सबसे कम अपवर्तनांक किसका है इस सारणी के मुताबिक? वायु। ठीक है, इसीलिए हमने पढ़ा है कि वायु में जो प्रकाश की चाल होती है काफी तेज होती है, यानी निर्वात में सबसे तेज होती है, निर्वात के बाद में वायु में ही होती है। ठीक है, तो अपवर्तनांक सबसे कम है, इसलिए जो प्रकाश की जो चाल है वो सबसे अधिक। ठीक है, इसी तरह हीरे की अगर हम बात करें तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है।
2.42, हीरे का अपवर्तनांक है 2.42। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हीरे के अंदर अगर हम प्रकाश की चाल की बात करें तो हीरे में प्रकाश की चाल, वैक्यूम में जो प्रकाश की चाल होती है उससे 2.42 गुना कम होती है। ठीक है, अगर कोई हमको कहे कि हीरे का जो अपवर्तनांक है वो है 2.42, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि हीरे के अंदर जो प्रकाश की चाल है, हीरे के अंदर जो प्रकाश की चाल है और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अगर हम निर्वात में प्रकाश की चाल का और हीरे के अंदर प्रकाश की चाल का अनुपात निकालें तो वो कितना गुना होगा? 1/2.42 गुना। कितना होगा? 1/2.42 गुना। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे हम एक बात और करेंगे कि अगर हमें किसी माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा है, मान लीजिए हमें कोई अपवर्तनांक दे रखा है, तो हम उस अपवर्तनांक के जरिए दूसरे माध्यम की अंदर प्रकाश की चाल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमें कोई सवाल दिया हुआ है। उस सवाल में एक कांच की प्लेट है, उस कांच की प्लेट का अपवर्तनांक यानी म्यू क्या दे रखा है? 1.50। ठीक है, और दूसरा जो माध्यम है उसमें वायु, उस वायु का जो है, वायु के अंदर प्रकाश की जो चाल है वो v1, वो क्या दे रखी है? वो दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब हमें ज्ञात करनी जो दूसरा माध्यम है यानी कांच जो माध्यम था, कांच के अंदर जो है प्रकाश की चाल कितनी है। तो हम जानते हैं कि अपवर्तनांक का फार्मूला क्या था हमारा? म्यू इक्वल्स टू v1/v2। यहाँ पे हमें v2 पता नहीं, तो हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा? v2 इक्वल्स टू v1/म्यू अपवर्तनांक। ठीक है, तो v1 कितना है? v1 दे रखा है हमें 3 × 10⁸, और इसके अंदर जब हम n म्यू का भाग लगाएंगे यानी 1.50, इसका जब भाग लगाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? हमारे पास में आ जाएगा 2 × 10⁸। यानी हमें अपवर्तनांक अगर दे रखा है तो हम दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल भी हम बता सकते हैं। ठीक है।